Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 6 के किसान और काश्तकार का लेक्चर 9 लेकर आया हूं, जो कि लेक्चर 9 आज का हमारा टॉपिक है। अंग्रेज व्यापारी के लिए अफीम प्राप्ति का स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं कि अंग्रेज व्यापार करके अफीम कैसे प्राप्त करते थे, भारत से अफीम कैसे प्राप्त करते थे। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे बंगाल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने अपने कब्जे की भूमि पर अफीम की खेती करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली तो अंग्रेजों ने जो विजय प्राप्त करने के बाद जो उनके कब्जे में जो ज़मीन आई उस पर अफीम की खेती करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चीन में अफीम का बाज़ार बढ़ता गया, जैसे जैसे चीन में अफीम का बाज़ार, ये अफीम का व्यापार चीन में करने लगे, जैसे जैसे चीन में अफीम का बाज़ार बढ़ता गया वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाहों में भी अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाहों में भी अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। 1767 ईस्वी से पूर्व भारत में 1767 ईस्वी से पूर्व भारत से सिर्फ 500 पेटी 2 मन के बराबर, भारत से सिर्फ 500 पेटी 2 मन के बराबर अफीम निर्यात की जाती थी। सिर्फ 4 वर्षों के अंदर यह आंकड़ा 3 गुना बढ़ गया। भारत से पहले 500 पेटी बराबर 2 मन के बराबर अफीम निर्यात की जाती थी, सिर्फ 4 वर्षों के अंदर यह आंकड़ा 3 गुना बढ़ गया। 100 वर्ष पश्चात अर्थात 1879 ईस्वी तक आते आते सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 पेटी अफीम का निर्यात करने लगी। 1879 ईस्वी तक आते आते सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 50,500 से 50,000 पेटी अफीम का निर्यात करने लगी। अफीम विनिमय के माध्यम के रूप में, अफीम विनिमय के एक माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं। अफीम विनिमय के एक माध्यम के रूप में पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन में अफीम की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन में अफीम की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन अफीम को केवल औषधि के रूप में जाना जाता था। लेकिन अफीम को केवल औषधि के रूप में ही जाना जाता था। चीनी लोग अफीम की लत के खतरे को जानते थे, इसलिए राजा ने औषधीय उद्देश्यों, पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन में बढ़ती शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। जो अफीम की मांग चीन में बढ़ने लगी, इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन अफीम को केवल औषधि के रूप में जाना जाता था। लेकिन चीन में अफीम को केवल एक औषधि दवा के रूप में जाना जाता था। चीनी लोग अफीम की लत के खतरे को जानते थे। चीनी लोग अफीम के लत के खतरे को जानते थे, इसलिए राजा ने औषधीय उद्देश्यों के अतिरिक्त इसकी बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। राजा ने अफीम के बिक्री और इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी व्यापारियों ने अफीम के अवैध व्यापार की शुरुआत की। जहां चीन अफीम की लत वालों का देश बन गया था, वहीं इंग्लैंड का चाय व्यापार दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा था। अफीम के अवैध व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि का प्रयोग चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था। अफीम के अवैध व्यापार से जो लाभ प्राप्त होता था, उस राशि से प्रयोग होने वाली चाय का प्रयोग चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था। उस धन का प्रयोग चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था। पश्चिम के व्यापारी चीन के दक्षिण पूर्वी बंदरगाहों पर अफीम लाते थे और वहां से स्थानीय एजेंटों के माध्यम से
और वहाँ के स्थानीय एजेंटों के माध्यम से देश के अतिरिक्त हिस्सों में भेज देते थे। 1820 ईस्वी के आसपास अफीम के लगभग 10,000 कैरेट अवैध रूप से चीन में लाए जा रहे थे। 15 साल बाद गैर कानूनी ढंग से लाए जाने वाली अफीम की मात्रा 35,000 कैरेट का आंकड़ा पार कर चुकी थी। 15 साल बाद गैर कानूनी ढंग से लाए जाने वाली जो अफीम की मात्रा थी वो 35,000 कैरेट का आंकड़ा पार कर चुकी थी। अफीम उत्पादन में प्रमुख कठिनाइयों के बारे में चर्चा करते हैं। अफीम उत्पादन में प्रमुख कठिनाइयाँ क्या क्या कठिनाइयाँ थी, इन कठिनाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय किसान अफीम की खेती के लिए निम्न कारणों से उदासीन थे। जैसे नंबर 1, सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती के लिए उर्वर भूमि पर करनी होती थी। सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती जो करनी पड़ती थी वो उर्वर उपजाऊ भूमि पर करनी होती थी। खास तौर पर ऐसी भूमि पर जो गांव के पास हो। आमतौर पर ऐसी उपजाऊ भूमि पर किसान दाल पैदा करते थे। अच्छी और उर्वर भूमि पर अफीम बोने का मतलब दाल की पैदावार से हाथ धोना था। उन्हें दाल की फसल के लिए कम उर्वर ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। खराब भूमि में दालों का उत्पादन न केवल अनिश्चित था किंतु उसकी पैदावार भी बहुत कम रहती थी। सेकेंड पॉइंट, दूसरे बहुत सारे किसानों के पास ज़मीन भी नहीं थी। अफीम की खेती के लिए ऐसे किसान को भूस्वामियों को लगान देना पड़ता था। वे इन भूस्वामियों से बटाई पर ली गई ज़मीन पर अफीम उगाते थे। गांव के पास की ज़मीन की लगान पर दर बहुत ऊंची रहती थी। थर्ड पॉइंट इसका, तीसरे अफीम की खेती बहुत मुश्किल से होती थी। अफीम के नाजुक पौधों को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था। अफीम बोने के बाद किसान दूसरी फसल पर ध्यान नहीं दे पाते थे। नंबर 4, अंत में सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कुछ दाम देती थी। किसानों को बहुत कम दाम देती थी। किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना घाटे का सौदा था। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।